बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। आज का जो टॉपिक है वो है यूटीआई, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, नाम तो सुना ही है ना सबने, यूटीआई कॉमन ma'am. डिजीज है। यस मैम। UTI, ठीक है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक चलते हैं इन्फेक्शन है, जो हमारे मतलब ये यूरिनरी ट्रैक से या यूरिनरी सिस्टम से रिलेट करती है। तो आज हम यूटीआई के बारे में पढ़ेंगे, यूटीआई होता कैसा है, किस कारण या किसकी वजह से ये होता है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या डायग्नोसिस, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब यूटीआई डिजीज के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। तो क्या है? सिम्प्टोमेटिक प्रेजेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म विद इन द यूरिनरी ट्रैक। ठीक है, मतलब क्या जो यूटीआई है, यूटीआई का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस होना, ये क्या है? यूटीआई। तो इसे हम यूटीआई कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किडनी में, यूरेटर्स में, ब्लडर या यूरेथ्रा। तो हमारे किडनी, यूरेटर, ब्लडर और यूरेथ्रा किसकी पार्ट से? यूरिनरी ट्रैक में। तो यूरिनरी ट्रैक में किसी भी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, किसी मतलब यूरिनरी ट्रैक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को हम यूटीआई कहते हैं। समझ में आया सबको? यस मैम। एंड यूटीआई एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक। मतलब जब भी कभी यूटीआई होगा तो यूरिनरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो यूटीआई में हमेशा यूरिनरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे माइक्रोब्स ने ग्रोथ कर ली है। माइक्रोब्स ने ग्रोथ कर ली है तो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इन्फेक्शन कॉज करेगा तो इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो ये यूटीआई क्रिएट करेगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? यस मैम। अब बात है सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट 10 की पावर 5 बैक्टीरिया पर ml ऑफ यूरिन। अगर यूरिन में 10 की पावर -5 बैक्टीरिया पर ml में प्रेजेंट है तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया, बैक्टीरियूरिया है। सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया मतलब 1 ml में अराउंड 10 की पावर 5, मतलब कितने? मतलब लाख से अधिक, कम से कम लाख से अधिक अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये हमारे सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया कहलाएगा। नेक्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। ठीक है, जिसमें क्या है? बैक्टीरियूरिया विद नो सिम्टम। मतलब बैक्टीरियूरिया तो है लेकिन कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तभी तो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया है, जिसमें बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है बट कोई भी सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है यूरोराइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन, जिसमें क्या है? इन्फेक्शन ऑफ एंटीरियर यूरेथ्रल ट्रैक। मतलब जो इन्फेक्शन है यूरेथ्रल ट्रैक के एंटीरियर साइड में जो इन्फेक्शन, उसको हम बोलेंगे यूरेथ्रिटाइस, मतलब इन्फ्लामेशन। जैसा कि डायसूरिया हो गई, अर्जेंसिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो गई, ये हमारे इस प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट हमारे सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस भी क्या है? इन्फ्लामेशन है। तो इसमें क्या है? इन्फेक्शन टू यूरिनरी ब्लड। अगर यूरिनरी ब्लडर में इन्फेक्शन हो जाए तो ये क्या हमारा सिस्टिटाइटिस प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डिस्यूरिया हो सकती है, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी हो सकती है, पायूरिया हो सकती है और हिमैचूरिया। ये हमारे सिस्टिटाइटिस की मतलब सिम्टम्स है, ये डिजीज कह लो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पाइलोनेफ्राइटिस में क्या है? इन्फेक्शन ऑफ वन या बोथ किडनी, मतलब एक या किडनी में इन्फेक्शन होना, सम टाइम लोअर ट्रैक आल्सो, कुछ टाइम में कुछ लोअर मतलब किडनी के नीचे, जैसे यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया या ब्लैडर हो गया, इसमें भी इन्फेक्शन का हो जाए तो ये क्या है? हमारे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कहलाएंगे। जैसे कि इसमें प्रॉब्लम आया है, जैसे सिम्टम बताए, पायलूरिया हो जाए, फीवर आने लगे, पेनफुल मैक्चुरेशन होने लगे, तो ये हमारे एक्यूट
नेफ्राइटिस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म का है, तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजेनिक ऑफ किडनी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का एक माइक्रोब्स होगा जो किडनी को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। मे या मे नॉट बी ड्यू टू इन्फेक्शन, ये जरूरी नहीं कि वो इन्फेक्शन की ही वजह से, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। अब हम बात करते हैं यूटीआई की टर्मिनोलॉजी कि यूटीआई में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड, तो इसका मतलब है यूटीआई विदाउट अंडरलाइंग रीनल या न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मतलब यूटीआई तो हुआ है लेकिन उसमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल या रीनल डिजीज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड किसमें बोलेंगे, जिसमें क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज इन्वॉल्व है, तो इसमें यूटीआई हुआ विद अंडरलाइंग स्ट्रक्चर मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ठीक है, ये हमारे क्या है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब बात करते हैं रिकरेंट की। रिकरेंट क्या है, ग्रेटर देन 3 सिम्प्टोमेटिक यूटीआई, मतलब 3 से ज्यादा अगर यूटीआई के सिम्प्टोमेटिक दिखते हैं तो वो हमारे रिकरेंट है विद इन 12 मंथ भी, मतलब 1 साल के अंदर यूटीआई के अगर 3 सिम्टम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकरेंट। 3 से ज्यादा अगर सिम्टम दिखते हैं तो, ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिकरेंट। नेक्स्ट है हमारा री इन्फेक्शन, मतलब रिकरेंट यूटीआई कॉज बाय डिफरेंट पैथोजन एट एनी टाइम, मतलब डिफरेंट टाइप के पैथोजन क्या करें, रिकरेंट यूटीआई दोबारा से कॉज कर दे, तो उसको बोलते हैं री इन्फेक्शन, मतलब दोबारा से इन्फेक्शन का हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब है री इन्फेक्शन। ठीक है, रिकरेंट यूटीआई को डिफरेंट तरह की अगर इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया या माइक्रोब्स क्रिएट करेंगे किसी भी टाइम, तो उसको हम बोलेंगे री इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रिलैप्स। रिलैप्स में क्या है, रिकरेंट यूटीआई कॉज बाय सेम स्पीसीज, अगर एक ही स्पीसीज के थ्रू रिकरेंट यूटीआई होता जा रहा है 2 वीक के अंदर कैसे भी, तो उसको हम बोलेंगे रिलैप्स। समझ में आया बेटा, समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। अब क्या है, अब हमने यूटीआई की क्लासिफिकेशन की है। इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई। तो यूटीआई को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर और लोअर। ठीक है, अपर में कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या इन्फ्लेमेशन हो सकती है कुछ, तो अपर में होगी एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल एब्सिस और प्री रीनल एब्सिस, ये हमारे अपर यूटीआई के अंडर आते हैं। और हमारे लोअर यूटीआई में आते हैं सिस्टाइटिस, प्रोस्टेटिटाइटिस या इरेथ्राइटिस, ये हमारे लोअर यूटीआई में आते हैं। ठीक है, बोथ अपर लोअर यूटीआई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉम्प्लिकेशन एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी, मतलब किस कारण से यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। देखो है सीन इन ऑल एज, हर एज के ग्रुप में होता है, छोटे से भी हो सकता है बड़े से भी हो सकता है, तो ये हर एज में पॉसिबल है। ठीक है, इन्फेंट अप टू 6 मंथ। ठीक है, इसमें क्या, जो बच्चे 6 महीने से बड़े होते हैं, मतलब हजारों में से 2 बच्चे, ऐसा रेशियो है इनका। ठीक है, मोर कॉमन इन बॉय देन गर्ल, गर्ल से ज्यादा बॉय में यूटीआई के केस ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वुमेन्स की। एट ग्रेटर रिस्क देन मैन, इसमें जो वुमेन होंगी उनको मैन से ज्यादा रिस्क होता है यूटीआई का। प्रिवेलेंस 40 to 50% इन वुमेन एंड 0.04 इन मैन, मतलब कहने का मतलब कि जो यूटीआई है वुमेन्स में मैंस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा होता है। 10% वुमेन हैव रिकरेंट इन देयर लाइफ, मतलब 10% वुमेन को रिकरेंट यूटीआई उनकी लाइफ में होते ही रहते हैं। 7 मिलियन न्यू केसेस लोअर यूटीआई पर ईयर, हर साल कम से कम 7 मिलियन के अराउंड लोअर यूटीआई के केसेस मिलते हैं। ठीक है, ये एपिडेमियोलॉजी है, मतलब एपिडेमियोलॉजी का मतलब है कि इस केस की स्टडी की गई और ये पता किया गया कि किस केस में कहाँ सबसे ज्यादा है, कहाँ ये कम है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो उसके बाद है 1 मिलियन हॉस्पिटलाइजेशन पर ईयर, मतलब 1 साल में कम से कम 1 मिलियन जो पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ यूटीआई इंक्रीज इन ओल्ड एज। जो इंसिडेंस है यूटीआई का वो ओल्ड एज में बढ़ता ही जाता है, मतलब ओल्ड एज में ज्यादा होता है। 10% ऑफ मैन एंड 20% वुमेन है इन्फेक्ट, जिसमें से 10% मैन इन्फेक्टेड हो गए और 20% वुमेन इन्फेक्टेड हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इटियोलॉजी, मतलब कॉजेस, कारण, किस कारण होता है। ठीक है, तो है इसमें एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के अंडर आते हैं हमारे इकोलाई, जैसे कि हमने हमेशा नाम सुना है ना, इकोलाई। इकोलाई कॉज अबाउट 80% ऑफ यूटीआई। जो इकोलाई होते हैं वो उसमें यूटीआई कॉज करने में उनका 80% हाथ होता है, मतलब 80% जो यूटीआई होगा वो इकोलाई की वजह से होगा। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 10% है वो किसके थ्रू होते हैं। 10% ऑफ यूटीआई 20% ऑफ यूटीआई कॉज बाय ग्राम नेगेटिव एंट्रिक बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, तो जो 80% जो यूटीआई कॉज होगा वो इकोलाई के थ्रू होगा, और जो रिमेनिंग 20% है उसमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे। ग्राम नेगेटिव में हमारे एंट्रिक बैक्टीरिया है जिसमें है क्लेप्सिला प्रोटियस, और ग्राम पॉजिटिव में हमारे स्ट्रेप्टोकोकस पैसिलोसिस इन्वॉल्व होंगे, और स्ट्रेप्टोकोकस सैप्रोफाइटिकस भी इन्वॉल्व होंगी। तो ये जो इटियोलॉजी में जो हमारे मोस्ट एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में ये हमारे बैक्टीरियाज हैं जो यूटीआई कॉज करते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में हमारे सुडोमोनास, ऑरिगिनोसा, एंट्रोबैक्टर एंड सेराइटा इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आइसोलेट इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और इसमें क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। आइसोलेट इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड कैथेटर आइसोलेटेड यूटीआई। इसमें क्या है, ये जो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन के अंडर आता है। ठीक है, उसमें कैथेटर से यूटीआई होने के कारण, मतलब ये जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है ये यूटीआई हॉस्पिटल से होता है, घर से नहीं, मतलब हॉस्पिटल से ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैथेटर यूटीआई, मतलब कैथेटर यूज करते हैं ना, तो कैथेटर की वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है ये हॉस्पिटल के थ्रू ही होता है, इसलिए हम इसे नोजोकोमल इन्फेक्शन भी कहते हैं। जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल से हो उसे हम नोजोकोमल कहते हैं। ठीक है, अब आता है वायरस। कौन कौन से मतलब कौन कौन से माइक्रोब्स है जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई क्रिएट करते। तो वायरस में आता है हमारा रुबेला, मम्स एंड एचआईवी। फंगी में कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा, कैप्सुलेटम। ठीक है, और प्रोटोजोमा होता है टी वेगिनेलिस और हिमोटोबियम। ये हमारे माइक्रोब्स हैं जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैथोजेनेसिस, की जो हमारे पैथोजन है वो कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, 4 रूट ऑफ बैक्टीरियल एंट्री टू यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में एंट्री के लिए बैक्टीरिया के पास 4 रूट होते हैं, मतलब 4 रूट होते हैं बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। तो सबसे पहले है असेंडिंग इन्फेक्शन, नंबर 2 ब्लड बॉर्न स्प्रेड, नंबर 3 लिम्फोटोजिनस स्प्रेड, और नंबर 4 डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम अदर ऑर्गन। ठीक है, तो ये 4 रूट्स है जिसके थ्रू बैक्टीरिया इजिली हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है। अब बात करेंगे असेंडिंग इन्फेक्शन की। क्या ये मोस्ट कॉमन रूट, ये बैक्टीरिया एंट्री का बहुत ही कॉमन रूट है। ऑर्गेनिज असेंड थ्रू यूरेथ्रा इनटू ब्लडर, जो ऑर्गेनिक होंगे वो यूरेथ्रा से ब्लडर में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ऑर्गेनिज मतलब क्या है, बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, कॉलोनाइज इन पेरिनियल एंड पेरीयूरेथ्रल एरिया। जो हमारे पेरिनियल और पेरीयूरेथ्रल एरिया है वहाँ पे कॉलोनाइज होंगे, मतलब बहुत सारे कॉलोनी सेल्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद असेंड टू ब्लडर, ठीक है, किडनी, फिर मैम मतलब ब्लड। मैम इसमें आगे ट्रीटमेंट का भी बताया जाएगा यूटीआई के। क्या? यूटीआई का ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा इसमें। हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब असेंडिंग, असेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ ना। तो इसमें क्या है, ब्लडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से किडनी की तरफ बढ़ेगा और यूटीआई को कॉज करेगा। ये हो गया असेंडिंग इन्फेक्शन। ठीक है,
अब है हिमेटोजेनस स्प्रेड, नाम से ही पता चल रहा है, हिमेटो मतलब ब्लड, ठीक है। हिमेटोजेनस स्प्रेड क्या है? ब्लड बॉर्न स्प्रेड टू किडनी। जो ब्लड बॉर्न डिजीज है ना, ये ब्लड बॉर्न या ब्लड में जो इन्फेक्शन है या ब्लड में कोई माइक्रोब्स है, वो क्या है, वो किडनी में स्प्रेड हो जाए, तो ये है ब्लड बॉर्न स्प्रेड टू किडनी एंड अकर इन बैक्टीरिया एनीमिया मोस्टली, ठीक है। और ये कब कब ज्यादा होता है? जब बैक्टीरिया एनीमिया की वजह से सबसे ज्यादा होता है, जिसमें है हमारे एस और इस जो बैक्टीरिया ये इन्वॉल्व होते। तो हेमाटोजेनेसिस में ये जो इन्फेक्शन है ये ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे लिम्फेटोजीनस स्प्रेड। लिम्फेटोजीनस, ठीक है, नाम से ही पता चला लिम्फेटिक, ठीक है। लिम्फेटोजीनस स्प्रेड, इसमें क्या है? मैन, अगर हम मैन की बात करें तो थ्रू रेक्टल या कॉलोनिक लिम्फेटिक वेसल्स टू प्रोस्टेट एंड ब्लैडर। इसमें क्या है? जो मैन को जो यूटीआई होगा वो रेक्टल और कॉलोनिक लिम्फेटिक वेसल से प्रोस्टेट और ब्लैडर की तरफ ये प्रॉब्लम होगी। मतलब मैन, मतलब जो मैन में जो रेक्टल होगा और उनकी जो कॉलोनिक लिम्फेटिक वेसल्स वहां प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचेगा और ब्लैडर तक पहुंचेगा और यूटीआई को कॉज करेगा। अगर हम वुमेन्स की बात करें, थ्रो प्री यूट्राइन लिम्फेटिक टू यूरिन, जो प्री यूट्राइन लिम्फेटिक होंगी वो डायरेक्ट यूरिन ट्रैक में इंटर कर जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम अदर ऑर्गन। मतलब डायरेक्ट एक्सटेंशन है अदर ऑर्गन से, ठीक है। मतलब अदर ऑर्गन का मतलब है कि जैसे यूरिनरी ट्रैक को छोड़ के जो हमारी बॉडी में अदर ऑर्गन है उनके थ्रू। तो उसमें पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब अगर पैल्विक एरिया में किसी भी वजह से इंफ्लामेशन हो जाए तो यूटीआई कॉज कर सकता है। और नेक्स्ट है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट फिस्टुला। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट फिस्टुलेशन के वजह से भी यूटीआई कॉज हो सकता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था इकोलाई, ठीक है। इकोलाई ही यूटीआई में सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो इकोलाई का ही। तो इसमें ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा ना इकोलाई, तो मेनली स्ट्रेन प्रेजेंट बट ओनली फ्यू कॉजेस इन्फेक्शन। मतलब जो अगर हम सैंपल लें तो उसमें इकोलाई के स्ट्रेन तो बहुत ज्यादा ही प्रेजेंट होंगे, बट कुछ ही ऐसे होंगे जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। अब बात विरुलेंट फैक्टर क्या है इकोलाई के बारे में। विरुलेंट फैक्टर क्या है? लिम्ब्रियाई है, रेजिस्टेंस टू सीरम बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैप्सुलर के एंटीजन एक्टिविटी। ये क्या करेगा? के एंटीजन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, टॉक्सिक प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन ऑफ यूरिएज एंजाइम, और यूरिएज एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा इकोलाई का डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारे इकोलाई का मतलब स्ट्रेन है जो हमने पैथ लैब में देखा है। अब बात आता है यूटीआई रिस्क, ठीक है। यूटीआई रिस्क फैक्टर कौन कौन से, किस किस से, मतलब रिस्क फैक्टर यूटीआई होने की कौन कौन से। तो सबसे पहले बात करते हैं एजिंग, ठीक है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, पहले पढ़ा था कि जो हमारी एपिडेमियोलॉजी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो बच्चों में भी ये हो सकता है, ठीक है, और ओल्ड एज में सबसे ज्यादा। तो यहाँ हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर एजिंग की। तो उसमें क्या है? एजिंग में अगर किसी पेशेंट को, अगर कोई पर्सन डायबिटिक है, यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम है, तो ये कब होती है? जब एज बढ़ती है। एंड इम्पेयर इम्यून सिस्टम है तो हो सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में अगर फीमेल का यूरेथ्रा छोटा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव लिया है, या इनकम्प्लीट ब्लडर इम्पटी हुई है एज के साथ, तो फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मेल में प्रोस्टैटिक हाइपरपैथी बैक्टीरिया प्रोस्टेट एज, मतलब ये कह लो अगर मेल में अगर प्रोस्टैटिक जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अगर वहां पे इंफ्लामेशन हो जाए तो यूटीआई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब समझ लो इन्वेस्टिगेशन या ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब सिम्टम टाइप के
तो इसमें क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंडिंग ऑन साइट ऑफ इन्फेक्शन। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शन किस साइड हुआ है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन एज ऑफ पेशेंट, और खासतौर से पेशेंट की एज पर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अब बात आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम क्लिनिकल मतलब सिम्टम की बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन किस साइड हुआ है। तो इसमें हमारे जैसे आते हैं यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस में क्या है, यूरेथ्राइटिस अगर किसी को हुआ है तो उसमें पेशेंट को क्या होगी, डिस्कम्फर्ट इन वॉइडिंग, मतलब यूरिन पास करने में उसे डिस्कम्फर्ट फील होगा, डिसयूरिया हो जाएगा, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत जल्दी जाना चाहता और बहुत ही फ्रीक्वेंसी यूरिन पास कर देगा। तो ये क्या है, यूरेथ्राइटिस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे साइटाइटिस। साइटाइटिस में भी ड्यूसीरिया हो जाएगा, अर्जेंसी रहेगी और फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन रहेगी, ठीक है। पैल्विक डिस्कम्फर्ट, जो पैल्विक एरिया होगा वहां पे मतलब पेन फील होगा, बैठने उठने में दिक्कत होगी, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और साथ साथ पाइरिया भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेमरेजिक साइटाइटिस। इसमें क्या है, विजिबल ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड दिखाई देगा, इरिटेटिंग वॉइडिंग सिम्टम, और कह लो यूरिन पास करने में अजीब अजीब से इरिटेटिंग, मतलब प्रॉपर यूरिन पास नहीं होगा और इरिटेशन होगा कि यूरिन क्यों नहीं पास, मतलब किस कोई ना कोई वॉइडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हम बात करते हैं फाइलोनेफ्राइटिस। फाइलोनेफ्राइटिस में क्या है, इन्वेसिव नेचर है इसका, सेप्टा प्यूबिक है, टेंडरनेस, फीवर, और जो पेशेंट होगा उसे ठंड भी लगेगी और फीवर भी आएगा, और ब्लड सेल्स कास्ट होंगे यूरिन में उसके, मतलब ब्लड सेल्स के पार्ट्स मिलने लगेंगे, बैक पेन होने लगेगा, नोजिया और वॉमिटिंग भी होने लगेगा, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड सेप्सिस, सेप्टिक शॉक या डेथ। इसकी वजह से फाइलोनेफ्राइटिस की वजह से सेप्सिस होने की चांसेस, मतलब इन्फेक्शन होने की चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं, सेप्टिक शॉक हो सकता है या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंडिंग ऑन एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं। अगर हम बेबी और इन्फेंट की बात करें तो क्या क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव, फीवर, पैथी और डायरिया, ये हमारे मतलब बेबीज और इन्फेंट में सिम्टम दिख सकते हैं अगर उनको यूटीआई हुआ हो तो। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, मतलब 5 साल से बड़ों की बात करें, डायसूरिया हो सकता है, अर्जेंसी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, हिमेचूरिया हो सकता है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर अब बड़ों की बात करें तो बड़ों में लोअर यूटीआई हो सकता है। लोअर यूटीआई में हमारे क्या होगा सिम्टम, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और डायसूरिया होगी, और साथ साथ हिमेचूरिया के भी सिम्टम दिखेंगे। अपर यूटीआई होगा तो फीवर होगा, राइगर होगा, लो एंड पेन एंड सिम्टम ऑफ लोअर यूटीआई होने लगे। ये हमारे एडल्ट के सिम्टम है। अगर बहुत बूढ़े लोग हैं या एल्डर पीपल या बूढ़े जो होंगे उनमें क्या होगा, मोस्टली असिम्प्टोमेटिक, मतलब उनमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखेगा। नो डायग्नोस्टिक एज ए सिम्टम आर कॉमन विथ एज, और कोई भी डायग्नोस्टिक नहीं होगा क्योंकि सिम्टम जो होंगे उस एज में नॉर्मली होंगे। वैसे तो वो सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं, और अगर उनमें यूटीआई है तो डायग्नोसिस करने का फायदा है नहीं, क्योंकि पता है कि क्या प्रॉब्लम है। अब बात आती है यूटीआई डायग्नोसिस या यूटीआई इन्वेस्टिगेशन की। यूटीआई का पता हम कैसे लगाएंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूरिन का माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब लैब में यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन लाइसिस कर सकते हैं, मतलब यूरिन की एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें जो कंपोजिशन है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्या एडिशन है क्या कम है, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। यूरिन का कल्चर कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि यूरिन में कौन से टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारी इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक से हम हमारे जो यूनिट ट्रैक एरिया है वहाँ की स्कैनिंग कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि इन्फ्लामेशन कहाँ है, यहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हम सीटी स्कैन और एमआरआई से इमेजिंग टेक्निक के थ्रू मतलब इमेज से पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब है हमारी लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, जैसा कि अभी बताया था यूरिन का मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसमें क्या है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में क्या है,
अनकंटामिनेटेड मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल यूज, मतलब इसमें हम अनकंटामिनेट मतलब यूरिन में कुछ और चीज मिला ना हो, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स ना हो, अनकंटामिनेटेड होना चाहिए और मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल का यूज करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, मेथड फॉर यूरिन कलेक्शन, यूरिन कलेक्शन के लिए क्या क्या मेथड यूज करेंगे, स्टिक ऑन बैक, कैथराइजेशन, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर यूरिन कलेक्शन, मतलब यूरिन कलेक्शन के लिए हम ये मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है लेबोरेटरी फाइंडिंग, नॉर्मल फाइंडिंग और अबनॉर्मल फाइंडिंग। अगर नॉर्मल है यूरिन, तो यूरिन अगर नॉर्मल है तो उसका पीएच 4.6 से लेके 8 होगा, ठीक है। और अगर अबनॉर्मलिटीज है तो एल्कलाइन, मतलब बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, मतलब इसका पीएच और ज्यादा बढ़ सकता है। अपीयरेंस क्लियर होगा, नॉर्मल अगर यूरिन होगा तो वो दिखने में एकदम क्लियर होगा, लेकिन अगर वो अबनॉर्मल नहीं है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अगर हम बात करें कलर की यूरिन की, तो पेल पेल येलो होता है ना, हल्का पीला वैसा दिखेगा। लेकिन अगर हम अबनॉर्मल यूरिन की बात करें तो क्लाउडी फील होगा, ठीक है। एडोर, उसका जो एडोर स्मेल है वो एरोमिक हो लगेगा, लेकिन जो अबनॉर्मल होगा बहुत ही गंदी बदबू आएगी उससे, ठीक है। ब्लड, नॉर्मल यूरिन में ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अब नॉर्मल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ल्यूकोसाइड स्ट्रेस, मतलब उसमें जो नॉर्मल यूरिन होगा उसमें WBC के पार्टिकल्स नहीं होंगे, जबकि अब नॉर्मल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। WBC नॉर्मल में अब्सेंट है, जबकि WBC अब नॉर्मल में प्रेजेंट है। बैक्टीरिया नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अब नॉर्मल में इन्फेक्शन है तो प्रेजेंट ही होगा। तो ये लेबोरेटरी में नॉर्मल यूरिन और अबनॉर्मल यूरिन में ऐसी क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या है, प्रेजेंस ऑफ मतलब यूरिन को लेके हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यूरिन में और क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि यूरिन में कहीं पस तो नहीं है, प्रेजेंस ऑफ पस, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ये हम अंडर माइक्रोस्कोपिक के अंडर करते हैं, और माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं कि यूरिन के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके साथ हम बैक्टीरिया का काउंट भी करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का काउंट भी करते हैं, यहाँ तक कि ल्यूकोसाइट को भी देखते हैं, नाइट्रिक डिप्टिक टेस्ट भी करते हैं, जो हमें ये पिंक कलर शो करता है, इसमें दिखाई दे रहा है ना, तो पिंक कलर, तो ये क्या है, ये अबनॉर्मलिटीज को शो करता है। अब आता है हमारा यूरिन कल्चर। अगर हमें ये पता करना हो कि यूरिन में कौन से बैक्टीरिया की ग्रोथ है, तो उसके लिए हमें कल्चर करना पड़ता है। तो इसमें है फॉर पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस के लिए हम यूरिन कल्चर करते हैं। नॉन रैपिड डायग्नोस्टिक, ये मतलब रैपिडली डायग्नोस्टिक टूल नहीं है यूज करने के लिए, कभी कभार यूज करते हैं। ग्रेटर देन 10 की पावर 5 बैक्टीरिया पर ml, इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगी 1 ml में 10 की मतलब लाख से ज्यादा होगी, ठीक है। डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, इंक्रीज न्यूट्रोफिल, और ये क्या करे, ल्यूकोसाइट में जो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज है उनको वो डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एडल्ट विद रिकरेंट यूटीआई। रिकरेंट यूटीआई के लिए हम क्या करेंगे, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी करेंगे, मतलब जो आईवीपी जो आईवीपी क्या है, आईवीपी रेडियोग्राफी का टेस्ट होता है, ठीक है, या एक्सरे मतलब करेंगे, तो इसके लिए हम इंट्रावीनस पाइलोग्राफी करेंगे, जो एक्सरे की टेक्निक है। वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी की जाएगी, सिस्टोस्कोपी की जाएगी, मैनुअल पैल्विक प्रोस्टेट एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। अब बात आती है मैनेजमेंट की, यूटीआई को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो यूटीआई मैनेजमेंट में हमारा आता है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो सिम्टोमेटिक यूटीआई है उसके लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी का यूज करेंगे। अगर एसिम्टोमेटिक यूटीआई है तो उसके लिए हम कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्ट इन स्पेशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनमें कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिम्टोमेटिक पे एंटीबायोटिक थेरेपी हम देंगे। फिर है नॉन स्पेसिफिक थेरेपी, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक थेरेपी क्या है, जिसमें पेशेंट को हम बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। मेंटेनिंग एसिडिटी ऑफ यूरिन बाय फ्लूइड लाइक
कैनबरी जूस और मेंटेन जो एसिडिटी है, जो एसिडिटी जो मतलब कह लो यूरिन का जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लेंगे, जैसे कि कैनबरी जूस, ठीक है, जिससे क्या है यूरिन का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा। फिर है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देने का गोल क्या है, इससे क्या है इन्फेक्शन एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब बॉडी से इन्फेक्शन चला जाएगा, रिलीफ ऑफ एक्यूट सिम्टम, और जो शॉर्ट टर्म जो सिम्टम आए थे उनसे रिलीफ मिलेगा, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, और जो रिकरेंट और लंबे समय से जो कॉम्प्लिकेशन थी उसमें रोकथाम मिलेगी। फिर ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन टू हॉस्पिटलाइज, और वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है या नहीं करना है, ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है। अब आइडियल एंटीबायोटिक फॉर यूटीआई, यूटीआई के लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक है, तो इसमें एडिक्वेट कवरेज ओवर इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया की कवरेज के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, कंसंट्रेशन इन यूरिन उसके लिए, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी देखेंगे, लो रेजिस्टेंस देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, और एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल देखेंगे। मतलब जब भी हम यूटीआई के लिए एंटीबायोटिक्स लेंगे तो हम सब में ये प्रॉपर्टीज या ये जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनको देखकर ही हम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की का प्रिंसिपल क्या है, तो उसमें है लेवल ऑफ एंटीबायोटिक इन यूरिन बट नॉट इन ब्लड, जो लेवल ऑफ एंटीबायोटिक है जो यूरिन में ही रहे ब्लड में ना रहे, ठीक है। ब्लड लेवल ऑफ एंटीबायोटिक इम्पोर्टेंट पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब पाइलोनेफ्राइटिस को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे जो ब्लड लेवल में ही रहे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन ड्रग, जो ये क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है, ये हम डिपेंड करता है कि यूटीआई की चॉइस पे डिपेंड करता है कि रीनल फेलियर है या नहीं है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये जो यूटीआई की जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन वो डिपेंड करती है, तो इसमें है एक सिंगल डोज थेरेपी होगी, 3 डेज कोर्स होगा, 7 डेज कोर्स होगा, 10 to 14 डेज का कोर्स होगा। ये ट्रीटमेंट मतलब ड्यूरेशन की किस मतलब हर चीज का टाइम है, तो इसमें ये मतलब यूज की जाएगी। अब बात करते हैं सिंगल डोज थेरेपी। सिंगल डोज थेरेपी में हम देंगे ट्राइमिथोप्रिन सल्फोमिथोरेक्स, ठीक है, ये इस मेडिसिन का यूज करेंगे। तो इसमें हम बैक्टीरियम डीएस टीएमपी एसएम ये सारी चीजें, मतलब जो हमारे बैक्टीरियम डीएस है इसमें टीएमपी 160 mg होगा और एसएमजेड 800 mg होगा, ठीक है, मिक्सअप होगा ये। फिर को ट्राइमोक्सोल होगा, उसमें टीएमपी 160 mg होगा और एसएमजेड वही 800 के बाद अराउंड होगा। नेक्स्ट है हमारा आता है एमोक्सिलिन कैलिवोनेट 500 mg, ठीक है, तो ये हम मेडिसिन को देंगे। उसके बाद है एमोक्सिलिन 3G, ये हमारे सिंगल डोज थेरेपी के अंदर आता है। डी है हमारा सिप्रोफ्लेक्सिन 500, नेफ्लोक्सेसिन 400 mg, ठीक है। फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए हम क्या करेंगे, नॉट फॉर पेशेंट विद, उस पेशेंट के लिए नहीं है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, जिसको अगर पहले यूटीआई कॉम्प्लिकेशन हो गया उसके लिए नहीं है। हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो भी नहीं है। हिस्ट्री ऑफ रिलैप्स विद सिंगल डोज तो भी उसके लिए नहीं है। नॉट फॉर द पेशेंट, कौन कौन से ये वाले हैं। उसके बाद एडवांटेज क्या है, कॉम्प्लियंस, कॉस्ट, लेस साइड इफेक्ट, लेस रेजिस्टेंस। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज रिकरेंस या लैप्स, ये मेडिसिन या थेरेपी को ना यूज करने की वजह से ये रिकरेंस या रिलैप्स को बढ़ा सकता है। अब है 3 डेज थेरेपी। 3 डेज थेरेपी में क्या है, एफिकेसी सेम है 7 डे थेरेपी, मतलब 7 डेज थेरेपी की तरह विद लेस एडवर्स इफेक्ट और कम नेगेटिव इफेक्ट के लिए। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स है, क्यूनोलिन, टीएमपी, एसएमजेड, बेक्टालैक्टम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड रिलीज सिप्रोफ्लेक्सिन में हम 500 फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए करेंगे और 1000 mg फॉर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए यूज करेंगे। फिर आता है हमारा 7 डे थेरेपी। 7 डे थेरेपी में क्या है, यूज
यूज लेस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए यूज करेंगे। यूजफुल इन किस किस केस में जरूरत है इसकी, रिकरेंट केसेस, प्रेगनेंसी, यूटीआई विद अदर रिस्क फैक्टर में यूज करेंगे। 14 दिन थेरेपी में क्या है, फॉर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। 14 डे थेरेपी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए करेंगे जिसमें है मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी का जो रिस्क है ना, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसमें हम 14 डेज थेरेपी का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें दिखा रखा है पैथोजन है, उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया पैथोजन है और उनके ट्रीटमेंट की ड्रग्स जैसे कि इसमें दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अगर हम प्रीनेटल एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो उसमें सिफोरोक्साइन है, जेंटामाइसिन है, सिप्रोफ्लेक्साइन यूज करेंगे और इसका जो डोज होगा 10 to 14 डेज का इसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अगर हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो चिल्ड्रन में क्या है, ट्रीटमेंट सेम है, सिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया की तरह इसको ट्रीट करेंगे। एडल्ट में क्या क्या है, किस केस में हम यूज कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में, पेशेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर और अबनॉर्मलिटीज में हम इसका यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया इन प्रेगनेंसी में हम क्या करेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस की रिस्क को रोकने की कोशिश करेंगे और इसमें हम 7 डेज कोर्स को फॉलो करेंगे जिसमें हम सेफालैक्सिन, नाइट्रोफ्यूरेनोटॉइन और मैक्सासिलिन का यूज करेंगे। रिलैप्सिव यूटीआई में हम 7 से 10 डेज का कोर्स इन्वॉल्व करेंगे। इफ फेल्ड टू बी कोर्स या 6, अगर ये मतलब कहीं रुक जाता है तो 2 हफ्ते का ये 6 वीक कोर्स स्टार्ट करेंगे। 6 वीक का कोर्स हम बच्चों में, एडल्ट में विद कंटिन्यूस सिम्टम अगर किसी में है तो करेंगे। अगर किसी को रीनल डैमेज हाई रिस्क में तो हम इसका कोर्स करेंगे।